हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय वित्तीय प्रबंध। आज का अपना टॉपिक है कार्यशील पूंजी के लिए हम बात करेंगे पर्याप्त कार्यशील पूंजी के क्या लाभ होते हैं, एडवांटेज ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, और साथ ही बात करेंगे आवश्यकता से अधिक कार्यशील पूंजी के क्या दोष हो सकते हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कार्यशील पूंजी क्या होती है, कार्यशील पूंजी किन अवधारणाओं के आधार पर कार्यशील पूंजी का विभाजन किया गया है और कार्यशील पूंजी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इस बारे में हम पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम इसके देख लेते हैं। एक संस्था में जो कार्यशील पूंजी है यदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है तो उसके क्या लाभ हो सकते हैं या क्या लाभ होते हैं, तो इस बारे में हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, विक्रेताओं को तत्काल भुगतान, क्विक पेमेंट टू सप्लायर्स। यदि एक संस्था अपने जितने भी विक्रेता हैं उन्हें समय पर भुगतान कर सकती है तो क्या उसका इफेक्ट होता है, उसे नियमित रूप से कच्चा माल मिलता रहता है, उचित मूल्य पर मिलेगा और सही समय पर मिलेगा, उसे कच्चा माल प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो एक संस्था समय पर अपने विक्रेताओं को भुगतान कब कर सकती है, जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध हो। यदि संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में संस्था अपने विक्रेताओं को भुगतान समय पर नहीं कर पाएगी और उसे कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाएगा या सही कीमत पर उसे कच्चा माल सही समय पर प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से पर्याप्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध होने पर संस्था विक्रेताओं को तत्काल भुगतान करके कच्चा माल प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऋण क्षमता एवं साख में वृद्धि, इंक्रीज इन डेप्ट कैपेसिटी एंड गुडविल। देखिए, पर्याप्त कार्यशील पूंजी यदि संस्था के पास उपलब्ध है तो संस्था की शोधन क्षमता अच्छी बनी रहती है, सुदृढ़ बनी रहती है और आवश्यकता पड़ने पर संस्था तो तत्काल अपने ऋणों का भुगतान कर सकती है। ऋण प्राप्त करने यदि संस्था की जो साख क्षमता है वो सुदृढ़ होती है, स्ट्रांग होती है, तो आवश्यकता पड़ने पर संस्था कभी भी साख प्राप्त कर सकती है, बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकती है, बाजार से ऋण प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार से संस्था के उत्पादन कार्य और व्यापारिक कार्यों में किसी प्रकार की कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होती। तो इस प्रकार से एक संस्था की ऋण क्षमता और साख में वृद्धि होती है यदि उसके पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध है तब। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नकद छूट, कैश डिस्काउंट। देखिए, बहुत बार कुछ संस्थाएं अपने विक्रेताओं को कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करवाती है, नगद छूट का लाभ प्रदान करती है। यदि वो समय पर भुगतान कर दे अपने बिलों का तो ऐसी सिचुएशन में नगद छूट उसे प्राप्त होती है। और ये समय पर भुगतान कब किया जा सकता है, जब संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध हो। यदि संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध है तो वो इस प्रकार की नगद छूट का लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, पर्याप्त लाभों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिक्वेट डिविडेंड। एक संस्था की जो उसकी बाजार की जो साख बनेगी, गुडविल बनेगी, वो बनती है उसके शेयरों की मार्केट प्राइस के आधार पर। बाजार भाव क्या है और शेयर के मार्केट प्राइस कब बढ़ सकते हैं, जब उसके जो अंशधारक हैं वो संतुष्ट हो। अंशधारी किसी भी संस्था में, कंपनी में निवेश करता है लाभांश प्राप्ति के लिए। यदि उसे अच्छा लाभांश मिलता है तो संस्था की मार्केट प्राइस में संस्था के अंशों की बाजार भाव में वृद्धि होती है। अब यदि संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल अवेलेबल नहीं है तो ऐसी संस्था को अपने लाभों का पुनर्विनियोजन करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन यदि उसके पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी है तो वो अपने लाभों का वितरण लाभांश के रूप में आसानी से कर सकती है। तो संस्था के पास यदि पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध है तो इसका एक लाभ ये भी मिलेगा संस्था को कि वो अपने लाभों का पर्याप्त मात्रा में वितरण कर सकती है, जिससे संस्था की गुडविल बढ़ेगी और उसके शेयरों की मार्केट प्राइस में वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनुकूल अवसरों का लाभ,
एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़। पर्याप्त कार्यशील पूंजी होने पर संस्था किसी भी अनुकूल अवसर का आसानी से लाभ उठा सकती है, जैसे अचानक माल का कोई बड़ा आदेश प्राप्त हो जाए निर्माण करने का, या कच्चे माल की कीमतों में यदि कोई वृद्धि की संभावना है तो संस्था उचित मात्रा में कच्चा माल कम कीमतों पर खरीद कर रख सकती है। तो इस प्रकार से उचित अवसर पर उचित समय पर उचित अवसर का लाभ प्राप्त कर सकती है यदि उसके पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध हो तो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बैंकों से ऋण प्राप्ति में सुविधा, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक लोन्स। यदि पर्याप्त कार्यशील पूंजी है संस्था के पास तो संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता अच्छी होगी, जिससे बैंकों से सुरक्षित ऋण प्राप्त करने में संस्था को किसी प्रकार की किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और चूँकि संस्था के पास यदि पर्याप्त कार्यशील पूंजी है तो वो अपने जो दायित्व हैं उनका भी समय पर निपटारा कर सकती है, अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकती है। तो जिसको हम बोल सकते हैं कि पर्याप्त कार्यशील पूंजी स्वयं में ही एक अच्छी प्रतिभूति होती है। तो इस प्रकार से बैंक ऋण प्राप्त करने में आसानी रहती है संस्था को, वो आसानी से बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकती है क्योंकि उसकी साख क्षमता, गुडविल अच्छी होने के कारण बैंक भी उसे समय पर आसानी से ऋण दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कार्यकुशलता में वृद्धि, इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी। पर्याप्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध होने पर संस्था के संचालक और प्रबंधकों को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है और इस प्रेरणा का प्रभाव उन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। वो कार्य सक्षम होते हैं, सामान्य कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं होती है, अपने कार्य वो बहुत अच्छे से पूर्ण कुशलता के साथ संपादित करने में सक्षम हो पाते हैं। तो इस प्रकार से साथ ही संस्था में जो कर्मचारी हैं उनका वेतन भी समय पर भुगतान किया जा सकता है। कर्मचारी और प्रबंधक के मध्य अच्छे संबंध स्थापित होते हैं, आत्मविश्वास और सफलता से ये लोग कार्य करते हैं तो संस्था का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से जब दोनों ही प्रबंधक और कर्मचारी संतुष्ट हैं पूर्ण रूप से तो ये अपनी पूर्ण कार्यकुशलता से कार्य करेंगे, जिससे ओवरऑल संस्था की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्थायी संपत्तियों की उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स। देखिए, स्थायी संपत्तियों की, एक संस्था में जो स्थायी संपत्तियां हैं उनकी उत्पादकता कार्यशील पूंजी पर निर्भर करती है। पर्याप्त कार्यशील पूंजी यदि संस्था के पास है तो स्थायी संपत्तियों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, संपत्ति आवर्त अनुपात संस्था का बढ़ता है। यदि कार्यशील पूंजी की कमी है संस्था में या अभाव है तो स्थायी संपत्तियां उस प्रकार से अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पाती है। और ये इसे हम कह सकते हैं जैसे बिना कारतूस की बंदूक होती है, वैसे हम इसे कह सकते हैं। एक संस्था के पास मशीनें तो हैं लेकिन उन मशीनों पे प्रोडक्शन के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता समय पर, लेबर नहीं है, मशीनरी, तो संस्था पूर्ण कुशलता से कार्य नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार से जो स्थायी संपत्तियों में संस्था ने विनियोग किया है उसका भाग्य कार्यशील पूंजी निर्धारित करती है कि इन जो मशीनरी है इस निवेश का हम कितना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कितना उपयोग हम कर पाते हैं, किस प्रकार से हम इसका यूज कर पाते हैं। तो ये सब कार्यशील पूंजी की मात्रा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आकस्मिकताओं का सफलतापूर्वक सामना, मीटिंग अनसिन कंटिजेंसी। व्यवसाय में जो आकस्मिकताएं उत्पन्न होती है, व्यापार चक्रों का आना है या किसी भी प्रकार की जो कंटिजेंसी उपलब्ध हो गई है, आर्थिक संकट हो गए हैं, आकस्मिक घटनाएं यदि घटित हो गई है तो उस समय कार्यशील पूंजी यदि संस्था के पास अवेलेबल है, ऐसी सिचुएशन में संस्था इन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होती है। किसी भी प्रकार की उत्पादन नहीं रुक पाता संस्था का, पूर्ण कुशलता से संस्था कार्य जारी रख सकती है। तो इस प्रकार से एक संस्था पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी रखकर किसी भी प्रकार के संकट का सामना कुशलतापूर्वक कर सकती है। तो ये हमने देखी सारी व्यवस्थाएं, पर्याप्त कार्यशील पूंजी के क्या क्या लाभ एक संस्था को प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं
आवश्यकता से अधिक कार्यशील पूंजी के दोष। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध होने के कुछ लाभ हैं, वहीं यदि कार्यशील पूंजी आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हो जाए एक संस्था में तो उसके कुछ दोष भी संस्था को भुगतने पड़ते हैं। उसमें आप देखिए, सबसे पहले अनावश्यक सामग्री का संग्रह, अननेसेसरी एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। यदि संस्था के पास कार्यशील पूंजी आवश्यकता से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में संस्था में अनावश्यक सामग्री में बहुत अधिक मात्रा में विनियोग हो सकता है, जिससे सामग्री की चोरी, बर्बादी या क्षति की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से अनावश्यक सामग्री का संग्रह होने पर भी संस्था को, जिसको हम बोल सकते हैं कि सामग्री का वेस्टेज होने लगता है। ये कब होगा? जब संस्था के पास कार्यशील पूंजी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो तब। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सट्टात्मक लाभ प्रवृत्ति, स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट टेंडेंसी। यदि संस्था में आवश्यकता से अधिक कार्यशील पूंजी है, बहुत अधिक मात्रा में कैश अवेलेबल है, तो प्रबंधकों में या संस्था के व्यवसाय, जिसको हम बोल सकते हैं स्वामी में, सट्टे की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। ये संभावनाएं बनी रहती है कि वो सट्टात्मक प्रवृत्ति से अधिक स्टॉक जमा करे और सट्टे की प्रवृत्ति से लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करे। ऐसे सिचुएशन में ये सट्टात्मक प्रवृत्ति घातक सिद्ध हो सकती है। यदि उस समय व्यवसाय में मंदी आ जाए किसी कारण से, कि कीमतों में गिरावट हो जाए, तो सट्टात्मक लाभों की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो सकती है कार्यशील पूंजी की अधिकता होने पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दोषपूर्ण साख नीति, डिफेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी। यदि कार्यशील पूंजी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो हो सकता है कि संस्था की साख नीति बहुत उदार हो जाए, वसूली में ढील दे दी जाए कि आराम से वसूल कर रहा है, साख पर ध्यान ही नहीं दिया जाए, साख की वसूली पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो इससे डूबत ऋण बढ़ेंगे संस्था के और संस्था के लाभों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इस प्रकार से ये भी संस्था के लिए हानिकारक स्थिति उत्पन्न करेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रबंधकीय अकुशलता। देखिए, जो अत्यधिक कार्यशील पूंजी है वो संस्था में प्रबंधकीय अकुशलता का प्रतीक होती है, क्योंकि प्रबंधक कोषों का प्रभावी उपयोग करने में असफल रहते हैं, वो प्रभावी उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रबंधकीय अकुशलता को भी दर्शाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाभों पर विपरीत प्रभाव। अत्यधिक कार्यशील पूंजी से एक तरफ तो कोषों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता संस्था में, और उनकी व्यवस्था, जिसको हम कह सकते हैं कि बैंक साख से कार्यशील पूंजी में एक तरफ तो हम कोषों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते, दूसरा जो पैसा हमने ले रखा है उन पे हम यदि कहीं और इन्वेस्ट करते तो उसका ब्याज हमें प्राप्त होता, उस पर कुछ लाभांश प्राप्त होता, उससे हम चूक जाते हैं। तो इससे लाभों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावनाएं बनी रहती है। अर्थात जो कोष हम किसी और चीज़ में, जिसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्टिव यूज कर सकते थे, जिसका चूँकि बहुत अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी होने के कारण वो कोष फालतू पड़े हैं, बेकार पड़े हैं, उनका पूर्ण उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंशधारियों में असंतोष, डिससैटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स। जिन संस्थाओं में कार्यशील पूंजी बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल होती हैं उनकी लाभदायकता लगातार घटती जाती है, प्रबंधकीय कुशलता में कमी होती जाती है, और इसका इफेक्ट क्या होता है, जब संस्था की लाभदायकता घटती है, लाभों की मात्रा कम हो जाती है, तो संस्था लाभांश की मात्रा भी कम डिक्लेयर करती है, और जब लाभांश कम दिए जाते हैं तो अंशधारियों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो संस्था के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो इस प्रकार से संस्था के अंशधारियों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है यदि संस्था में कार्यशील पूंजी के रूप में कोषों का मिसयूज किया जाए तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट हमने देखे जो संस्था में कार्यशील पूंजी की अधिकता के दोषों को दर्शाते हैं। इसी के साथ आज का अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। कोरोना काल में स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। घर से निकलें तो अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर निकलें और ऑनलाइन टीचिंग से जुड़े रहें। अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।